60% था, जिसको 5% की रियायत देकर के 55% किया गया है। समस्त श्रेणी विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, इनके लिए भी 60% था पिछली भर्ती में। हमने इसमें 10% की रियायत दी है। 50% न्यूनतम अंक हमने माने हैं। और दिव्यांग निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, इसमें भी 60% था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट में भी लोग पिछले समय जो सिलेक्ट बच्चे गए और हाईकोर्ट ने भी इसको 40% तक अलाउ किया था, तो हमने उसको हाईकोर्ट के निर्णय को और लोगों की डिमांड्स को देखते हुए इसमें भी 40% न्यूनतम अंक हमने करने का फैसला किया है। दूसरा, सहरिया जनजाति के लिए बहुत कम पात्र व्यक्ति मिलते हैं, तो पहले 60% ही था, लेकिन इसमें सहरिया जनजाति, सहरिया क्षेत्र के लिए हमने 36% किया है। दूसरा जो एक मुद्दा रहता था कि जो 50% अंक न्यूनतम जो स्नातक है, तो वो स्नातकोत्तर या स्नातक में बीएड करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी हम लोग अलाउ कर से हैं। एनसीटी की जो 13 नवंबर 2019 की जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करते हुए हमने पहले अगर स्नातक में 50 नहीं है, स्नातकोत्तर में कितने भी हैं, तो वो नहीं बीएड ये रीट दे पाता था, अब उसमें कर दिया गया। दोनों में से किसी भी में भी अगर वो 50% है तो वो भाग ले सकता है रीट के अंदर। दूसरा जो न्यूनतम अंकों का था, बाकी अन्य कैटेगरी के लिए जो 12वीं में या जो बीए में, उनमें जो छूट थी वो ईडब्ल्यूएस और ये जो हमारा दूसरी जो दोनों एमबीसी है उसमें भी उसको शामिल करते हुए पहले की तरह बराबर इन दोनों कैटेगरी को भी हमने शामिल कर लिया है। वाणिज्य जो विषय था उसकी काफ़ी समय से मांग उठ रही थी और उसको शामिल पहले नहीं किया जा रहा था। अब हमने इसको सोशल स्टडी L2, जो L2 का होगा हमारा बीएड किया हुआ व्यक्ति, तो वो उसमें सोशल स्टडी के अंदर हम उसको बीएड वाले को भी पात्र मान रहे हैं। एक रीट के साथ हमें सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था, जो पहले रूल थे, उसमें 30% एकेडमिक के थे और 70% रीट के थे। तो हालांकि ये रीट का पार्ट नहीं है, लेकिन बताना जरूरी है, क्योंकि जो बच्चा रीट दे रहा है उसको ध्यान में रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया है। तो उसको जो हमारे राजस्थान के नौजवान शिक्षित बेरोजगार जो ज़्यादा आने चाहिए, जिनकी बहुत बड़ी मांग थी, उसको ध्यान में रखते हुए अब जो पहले हमने टेट में कर रखा था उस तरीके से यहाँ पर 90% रीट का वेटेज होगा और 10% उसकी जो एकेडमिक योग्यता होगी उसका होगा। तो ये 30% पिछली सरकार के समय था, जिससे काफ़ी ये शिकायतें आई थी और काफ़ी फर्जी डिग्री लेकर के बाहर के लोग भी आ गए थे। तो मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेटेज मिले, इसके लिए भी हमने किया है। एक जो राजस्थान के बेरोजगार बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, इसलिए 2011 में पहले जो सिलेबस बना था, तो इसमें जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसमें है कि प्रचलित पाठ्यक्रम के हिसाब से आपको सिलेबस देना है। तो हमने दोबारा से सिलेबस तैयार करवाया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम से, और उस सिलेबस में हमने राजस्थान को, जहाँ जहाँ हमारी पुस्तकों में राजस्थान है, वहाँ पर राजस्थान को सबसे ज़्यादा, राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति, संस्कृति आदि चीज़ों को हमने, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, सबको वेटेज देते हुए सिलेबस का निर्माण किया है। और जो सिलेबस है वो भी हम रीट के साथ या 1-2 दिन में जो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उचित समझेगा तो उसमें वेबसाइट में साथ में लगा देगा, जिससे वो बच्चे अपना अध्ययन कर सकते हैं। बाकी जो मोटा मोटी चीज़ है, एक बात कन्फ्यूजन चल रहा था कि बीएड वालों को L1 और L2 दोनों में लिया जाएगा, नहीं लिया जाए। तो एनसीटी की गाइडलाइन का हमने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, उसमें राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है। और एक शर्त ये भी है कि अगर कोई बीएड किया हुआ व्यक्ति L1 देता है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, 6 महीने का, और वो ब्रिज कोर्स उस संस्था से करेगा जो एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था होगी। तो ऐसी संस्था राजस्थान में आज की तारीख में नहीं है। और बीएड के बच्चों को चूंकि फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता में, सब में मौका मिलता है, तो बीएसटीसी के बच्चों को केवल L1 में मौका मिलता है। तो जब राज्य सरकार का
क्षेत्राधिकार पे उनके विवेक के ऊपर छोड़ा गया, तो इसलिए राज्य सरकार ने दोनों वर्गों का ध्यान रखते हुए बीएसटीसी के बच्चों का वो जो डीएलईडी जिसको बोलते हैं उसका भी ध्यान रखा है और बीएड वालों का भी ध्यान रखा है। तो L1 है उसमें केवल डीएलईडी यानी बीएसटीसी के बच्चे आएंगे और L2 में बीएड वाले बच्चे आएंगे। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मैं इस मौके पर मैम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब